हाँ, तो क्लास 9 के बच्चों, ये आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बुक है। आप इसे सिविक्स भी कहते हो, सिविक्स की बुक है और चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। हिंदी में इसको कहते हैं संस्थाओं का कामकाज। यानी कि आपको पहले समझना होगा अब कि इसमें संस्था का क्या मतलब है। तो संस्था का मतलब आप लोग तो यही जानते हो, जैसे महिला संस्था होता है, मानवाधिकार संस्था होता है, अन्य तरह के संस्था होते हैं। लेकिन यहाँ उस संस्था के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पर में जो संस्था है वो है आपके सारे मंत्रालय। इस चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा कि जितने भी आप मंत्रालय देखते हो, आप अपने देश के सरकार में मंत्रालय देखते हो, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, ये सब के सब संस्था है। और उसमें पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी एक संस्था है। यही संस्था के लोग यानी कि मंत्री सब कामकाज को देखते हैं। यहीं से देश के लिए नियम कानून या अन्य तरह के जो भी नीति होते हैं वो इन्हीं संस्थाओं से निकलता है। तो अब आप लोग समझ गए, जितने मंत्रालय के ऑफिस हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस सहित सबको हम कहते हैं संस्था। अब इस संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है? तो संस्थाओं का कामकाज मतलब रेल संस्था का, रेल मंत्रालय का कामकाज कैसे होता है, प्रधानमंत्री के ऑफिस का कामकाज कैसे होता है, ये लोग मुख्य नीतियों मेजर पॉलिसीज को कैसे अपनाते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि कैसे ये काम करते हैं, उसके लिए आपको तो ये कुछ पढ़ाएगा नहीं हम लोग, और ये किताब तो आपको एक कहानी सुनाएगा। आपको उसी कहानी से समझना होगा कि संस्थाएं कैसे कामकाज करती हैं। तो आइए एक कहानी सुनाते हैं आपको। 13 अगस्त 1990 की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर पास को कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि ऑफिस के द्वारा निकाले गए यानी कि प्रतिपादित किए गए नीति। और ये नीति, ये आदेश भी एक अन्य आदेश की तरह था जो सरकारें आदेश पारित करती हैं। इस पर में एक लिखा हुआ था OM नंबर 36012 अपॉन में 31 अपॉन में 90 EST SCT डेटेड 13/8/1990, और उस पर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का एक हस्ताक्षर था। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी होते हैं, 80-90 सेक्रेटरी होते हैं, उसी में से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का उस पर साइन था। जब भी कोई नीति बनती है, पॉलिसी बनती है, तो ध्यान रखना उस पर प्राइम मिनिस्टर का साइन नहीं होता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल बाद बदल सकते हैं। उनके जो सेक्रेटरी होते हैं उनका साइन सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी से ये चलते हैं। तो उस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी का था साइन भी। वो एक मात्र कागज का टुकड़ा था, कागज का एक पेज था बस, लेकिन वही एक पेज कागज का बाहर निकला और वो एक कानून का रूप ले लिया, वो एक कानून में बदल गया। और कानून क्या था, उस कागज का मतलब क्या था? तो उस कागज में एक आरक्षण की बात की गई थी, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसके लिए? SEBC के लिए। SEBC का मतलब सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए वो रिजर्वेशन था। इसका मतलब था कि इस कागज को प्रधानमंत्री के ऑफिस से बाहर आने के बाद अब 27% रिजर्वेशन SEBC को मिलेगा। और इसके साथ ही ये एक कानून बन गया। अब SEBC सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को अब 27% नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा।
यहां से ये कागज एकमात्र कागज निकला, लेकिन वो क्या रूप ले लिया, एक कानून का रूप ले लिया और पूरे देश भर में 27% अब एससी बीसी को नौकरी में रिजर्वेशन मिल गया। अब है द डिसीजन मेकर। अब तो आपने देखा कि एक कागज निकला प्रधानमंत्री की ऑफिस से, लेकिन आपके मन में प्रश्न तो ये होगा ही ना कि आखिर ये डिसीजन लिया किसने। एक कागज निकला, कागज तो किसी क्लर्क ने प्रिंट किया होगा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने साइन कर दिया था, लेकिन 27% रिजर्वेशन नौकरियों में एससी बीसी को मिले, इस नीति को बनाया किसने, किसने ये डिसीजन लिया, फैसला किसने लिया था। फैसला तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लिया होगा, फैसला तो कागज को प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्लर्क तो नहीं लिया होगा। फैसला किसने लिया, तो फैसला कैसे लिया जाता है किसी कानून के लिए, किसी पॉलिसी के लिए, वो आपको जानना जरूरी है। दरअसल में इस रिजर्वेशन की बहुत सालों से बात चल रही थी और 1979 में ही इस पर चर्चा चल रही थी कि एससी बीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये चर्चा चल रही थी। कहां चर्चा चलेगी, चर्चा चलती है पार्लियामेंट में, संसद भवन में। वहां पर किसी न किसी ने, एमपी ने इसकी आवाज उठाई होगी कि समाज में जो एससी बीसी हैं वो बहुत गरीब तबके में हैं और उनके भलाई के लिए काम किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, किसी ने उठाया होगा। 1977 में बीपी मंडल नामक एक व्यक्ति था। इस बीपी मंडल नामक व्यक्ति को ये काम सौंपा गया और पार्लियामेंट की तरफ से एक आयोग बनाया गया, कमीशन, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल को कहा गया कि आप पूरे देश में शोध कीजिए, पूरे देश में अध्ययन करके पता कीजिए कि क्या एससी बीसी को 27% आरक्षण देना सही है, जरूरी है कि नहीं है। बीपी मंडल 1979 से इस पर अध्ययन शुरू कर दिए और पूरे देश भर में इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करते करते इन्होंने 1980 में रिपोर्ट पेश किया, लेकिन 1980 में रिपोर्ट पेश करने के बाद भी ये पास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, इसको पास नहीं किया गया। इसके बाद कई साल तक पार्लियामेंट में इस पर बहस चलती रही कि जब बीपी मंडल यानी कि मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन 27% को मंजूरी दे दी तो पास क्यों नहीं हो रहा है। फिर आया 1989, 9 साल बीत गए और ये लागू नहीं हुआ था। जो भी बीपी मंडल के ने दिया था अपना पूरा रिपोर्ट, वो रिपोर्ट में जो कहा गया था उस पर अमल नहीं हुआ था। फिर 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। उसमें जनता दल की पार्टी जीत गई। जनता दल की पार्टी जब जीती, उन्हें बहुमत मिला, तो उसमें बीपी सिंह नामक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह खुद एक एससी बीसी सेक्शन से थे, यानी कि खुद वो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन से थे। वो ऐसे में सेक्शन को क्लास भी कह सकते हो आप लोग, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, एससी बीसी का फुल फॉर्म। तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री बना तो बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते ही इसको लागू कर दिया, फैसला ले लिया। तो फैसला कौन, डिसीजन किसने लिया, बीपी सिंह प्रधानमंत्री ने। फिर उस कागज को प्रिंट किसने किया, एक क्लर्क ने, और साइन किसने किया, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने साइन कर दिया। इस तरीके से अब वो आरक्षण रिजर्वेशन लागू हो गया और 27% पूरे देश भर में एससी बीसी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को मिल गया नौकरी में आरक्षण। तो अब आपको समझ में आ गया कि वो पेज क्या था, पन्ना क्या था। वो पेज, पन्ना सिर्फ एक पेज था, लेकिन काम कितने साल से चल रहा था, 1979 से ही चल रहा था उस पर काम। लेकिन
काम होने के बाद भी उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता था, उसको कोई अमल में नहीं ला रहा था, लागू होने नहीं दे रहा था। लेकिन जब जनता दल की सरकार बनी तो उसके प्रधानमंत्री ने इसको लागू कर दिया। इस तरीके से आपके देश में रिजर्वेशन होता है और काम होता है। अब समझे संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है। प्रधानमंत्री की संस्था थी, किसी आयोग को दिया गया कि पहले अध्ययन करो कि ये जरूरी है कि नहीं रिजर्वेशन देना। वो स्टडी करके रिपोर्ट देगा, जैसे कि मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया, फिर प्रधानमंत्री फैसला लेंगे और फिर उसको पास कर दिया जाएगा, जॉइंट सेक्रेटरी का सिग्नेचर हो जाएगा। अब अगला है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्था की हमें जरूरत है क्या? लेकिन हाँ, राजनीतिक संस्था का हमें जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक संस्था ही देश के विकास तरक्की के लिए फैसला लेगा। और कौन लेगा? जनता तो नहीं ले सकती ना। जनता अकेले कैसे फैसला ले लेगी? क्योंकि जनता इतने सारे हैं, सबके विचार ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जब चुन करके पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो हमारे लिए फैसला लेते हैं। इसीलिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होगा तो वो लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के बहुमत प्राप्त करेंगे, बहुमत मिल जाएगा तो फिर वो सरकार बनाएंगे, सरकार बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वहां पर फैसले लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को उनके जो सिविल सर्वेंट होंगे, यानी कि आईएएस ऑफिसर सब उनके सेक्रेटरी होते हैं, वो सेक्रेटरी सब प्रधानमंत्री की मदद करेंगे और प्रधानमंत्री उनके सिफारिश पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री भी तो अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो जनता ने चुना है और वो तो अनपढ़ भी हो सकते हैं। दरअसल में जो उनके सेक्रेटरी होते हैं, सिविल सर्वेंट, वो उनको सलाह मशविरा देते हैं प्रधानमंत्री को कि आपको कार्य कैसे करना है। तो समझ गए, हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, पॉलिटिकल संस्था की जरूरत है, वरना देश में सरकार कौन बनाएगा, देश के संस्थाओं का कामकाज कौन करेगा। अब आते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? देखो, सभी देश में अगर लोकतंत्र की सरकार होगी तो वहां पर में पार्लियामेंट भी होगा ही होगा। जैसे कि आप जानते हो, अलग अलग देशों के पार्लियामेंट का नाम अलग अलग है, और वहीं पर में चुने हुए प्रतिनिधि सब देश के लिए फैसला लेते हैं। जैसे अमेरिका में कहते हैं व्हाइट हाउस पार्लियामेंट को, जर्मनी में कहते हैं इसको राइखस्टाग, और रसिया में कहते हैं ड्यूमा, इंडिया में कहते हैं संसद भवन, और इंग्लैंड में कहते हैं पार्लियामेंट, और चीन में कहते हैं क्वांगुओ रेम मिन दाई बियाओ दा हुई। ये अलग अलग भाषा में अलग अलग देशों के संसद के नाम है। इसी संसद में सभी चुनाव से चुन करके सभी प्रतिनिधि आते हैं, और फिर वो अपने में एक नेता चुनकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, और वही फिर सरकार बनाकर, और जो मुख्य देश के लिए फैसले हैं, डिसीजन है, वो फैसला और डिसीजन वो लेते हैं। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें एमपी कहते हैं, और वो सीधे जनता उन्हें चुनकर भेजती है। वाई डू यू नीड अ पार्लियामेंट? यहां पर एक हेडिंग है आपका कि हमें संसद की जरूरत क्यों है, तो आप उंगली पे गिन करके लिख देना, हमें संसद की जरूरत क्यों है, लिख देना। हमें संसद की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है। वी नीड पार्लियामेंट एज फॉलो। फर्स्ट लिखना, देश के लिए नीति बनाना। सेकंड लिखना, देश में सरकार बनाना। तीसरा, देश के मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेना। चौथा, देश में किसी भी तरह की विपत्ति हो, किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा हो, उस समय मदद करना। और पांचवा, कि देश में अगर कोई नए कानून की जरूरत है तो वो भी पार्लियामेंट में बहस होने के बाद कानून बनाया जाएगा। छठा, वित्त यानी कि बजट पेश करने के लिए। तो 6 कारण है जिसके कारण आपको पार्लियामेंट चाहिए।
पार्लियामेंट नहीं होगा तो देश तो चलेगा ही नहीं। पार्लियामेंट मतलब क्या? किचन, देश का किचन है वो, जहां सब कुछ तैयार होगा तभी आपको मिलेगा। जैसे किचन में भोजन तैयार होता है तो आपको खाना मिलता है, उसी तरीके से देश का पार्लियामेंट एक किचन कहलाता है। अब है टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो समझ गए, मैंने आपको बता दिया पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। याद रहेगा ना। इसके बाद आपने समझ ही लिया कि पार्लियामेंट में मेंबर कैसे आते हैं। पार्लियामेंट में मेंबर चुनकर आते हैं। किसमें? लोकसभा में सीधे जनता के द्वारा। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250 सीट हैं। लेकिन राज्यसभा में 250 के 250 सीट कौन चुनेंगे? हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होंगे, एमपी भी और सारे राज्य के एमएलए, ये सब मिलकर उनको चुनते हैं। उनमें राज्यसभा में ज्यादातर आप देखोगे जो बहुत बड़े फेमस बिजनेसमैन होगा, सेलिब्रिटी होगा, राइटर होंगे, एडिटर होंगे, इन्हीं सबको चुन करके ये लोग लाते हैं। और हम लाते हैं किसको? एमपी को और एमएलए को। एमएलए स्टेट सब में होता है, जैसे यूपी में, दिल्ली में चुनाव होगा ना, तो वो एमएलए कहलाएंगे। और भारत के संसद भवन का चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसको हम एमपी कहते हैं। तो यही है आपके पार्लियामेंट के दो हाउसेज। आपको पता है कि पार्लियामेंट का जो लोकसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है। और हर 3 साल पर में राज्यसभा के 2/3 सदस्य को बदल दिए जाते हैं और लोकसभा का बिल्कुल 5 साल तक रहेंगे। फिर अगले चुनाव में जो डिसीजन आएगा उसी पर काम किया जाएगा। अब है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है? तो राजनीतिक, क्या हिंदी में लिखा हुआ? राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका को हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसेज आ जाते हैं। वही सारे ऑफिसेज सब अपना कार्य करते हैं देश के लिए। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव कुछ होते हैं जो हमारे देश में सरकार में कुछ पॉलिटिकल होते हैं और कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल कौन होते हैं? तो चुने गए प्रतिनिधि, जितने भी एमपी होंगे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। और परमानेंट कौन है? परमानेंट है जो उन मंत्रियों, प्रधानमंत्री, इन सब के जो सेक्रेटरी होते हैं ना, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, परमानेंट सदस्य हैं वो। यानी कि एक नेता जीत जाएगा इलेक्शन में, फिर वो प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ भी बन जाएगा, लेकिन वो तो 5 साल बाद फिर चुनाव हार जाएगा तो उसे ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उस ऑफिस में जो पहले से आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर सब जो थे, उनको बोलते हैं हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वो उस ऑफिस से कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। फिर दूसरे प्रधानमंत्री अगर आ जाएंगे तो वो लोग दूसरे प्रधानमंत्री की मदद और सहायता करने लगेंगे देश को चलाने में, क्योंकि देश असली में परमानेंट एग्जीक्यूटिव से चलता है, जो अस्थाई प्रशासन को चलाने वाले हैं। मतलब अभी नहीं देखा था ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब चलाने वाले। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होता है प्राइम मिनिस्टर? देखो, एक इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई। मेजॉरिटी मतलब बहुमत। मेजॉरिटी कितनी चाहिए, जिसको मेजॉरिटी कहेंगे, मतलब कितनी सीटें चाहिए? तो आधी से एक ज्यादा। कितना? तो आपके लोकसभा में 543 सीट है। अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी बहुमत चाहिए तो उनको जीतना होगा 272 सीटें। 272 सीट अगर वो जीत जाते हैं तो उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। अगर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा, तब सब पार्टी को थोड़े थोड़े सीट मिलेंगे, तो कई पार्टी मिलकर फिर सरकार बना सकती हैं। जैसे भी हो, गठबंधन सरकार बने मतलब कोलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार, या फिर किसी सिंगल पार्टी को बहुमत मिल जाए उसकी सरकार बने। तो जब जिसको बहुमत जिस पार्टी को मिलती है या जिस गठबंधन दल को
बहुमत मिलती है उसको राष्ट्रपति जी न्योता भेजते हैं, निमंत्रण, कि सरकार बनाने के लिए आओ, लेकिन पहले ये बता दो कि तुम्हारे मेजॉरिटी बहुमत वाले पार्टी में तुम्हारा मुखिया कौन है। मुखिया मतलब उस मुखिया का नाम बताओ जिसे मैं पहले प्रधानमंत्री बनाऊंगा। फिर बहुमत वाली पार्टी अपने मुखिया का नाम राष्ट्रपति जी को बता देते हैं, फिर राष्ट्रपति जी उसे प्रधानमंत्री की शपथ दिला देते हैं। उनको शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति जी पूछते हैं प्रधानमंत्री से कि क्या आप अकेले देश चला लोगे, सारे मंत्रालय को, मिनिस्ट्री को अकेले चला लोगे, या आपको मदद की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं, मैं अकेले नहीं चला सकता, और आप लोग भी जानते हो अकेले तो कोई नहीं चला सकता। अब इतने मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय को अकेले प्रधानमंत्री जी कैसे चलाएंगे। वो क्या करेंगे, वो अपने ही ऑफिस को चलाएंगे ना, पीएमओ को। बाद बाकी जो रेलवे मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री, कोयला मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है, मानव विकास संसाधन में मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय भी तो है आप लोगों का। इस सब को क्या वो अकेले चला लेंगे? नहीं। तब प्रधानमंत्री लिस्ट बनाते हैं अपने मदद वाले मंत्रियों की, और उन सारे मंत्रियों को नाम राष्ट्रपति को दे देते हैं। फिर राष्ट्रपति उन सारे मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण करा के और विभिन्न तरह के मंत्रालय उनको सौंप देते हैं। अब जब प्रधानमंत्री उनको लिस्ट देते हैं अपने मंत्रियों का, तो उसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। कितने तरह के? एक होगा कैबिनेट मिनिस्टर। कितने होंगे? हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो कि मेन जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये सब मिनिस्ट्री के जो मंत्री होंगे उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। क्या बोलते हैं उसको? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? जो मुख्य हाँ मेन जितने होते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर में 20 मंत्री तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 20 हाँ, लगभग 20 ही तो डिपार्टमेंट है ना। मुख्य मंत्रालय हमारे पास कितने हैं? 20 ही है ना। तो उन 20 मिनिस्ट्री के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री में कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनिस्ट्री हो सकता है, आपके बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद होता है दूसरे तरह का, मैंने बोला ना 3 तरह की मिनिस्ट्री होते हैं। पहला हुआ कैबिनेट मिनिस्ट्री, हिंदी में भी कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है स्टेट, यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र प्रभार। हाँ, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैसे होता है? जैसे एक होगा कोयला मंत्री और एक होगा कोयला राज्य मंत्री, समझ गए? एक होगा रक्षा मंत्री और एक होगा रक्षा राज्य मंत्री, एक होगा रेल मंत्री और एक होगा रेल राज्य मंत्री। तो ये दूसरे तरह के भी मंत्री का लिस्ट दिया जाता है, उनको भी शपथ ग्रहण करवा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। उसके बाद आता है आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री सब। तो उसमें ये स्वतंत्र नहीं लगेगा, इंडिपेंडेंट नहीं लगेगा, सीधे शिक्षा राज्य मंत्री, कोयला राज्य मंत्री, और इंडिपेंडेंट वाले में लगेगा कि कोयला स्वतंत्र राज्य मंत्री, और इसमें क्या लगेगा? सीधे राज्य मंत्री लगता जाएगा। समझ गए? अब है पावर ऑफ मिनिस्टर। पावर ऑफ मिनिस्टर से क्या समझते हो आप? देखो, मिनिस्टर सबके तो अपने अपने सबके पावर होते हैं, अपना अपना मंत्रालय चलाएगा। दूसरा है अब पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के क्या क्या शक्ति हैं, क्या क्या पावर है उनके पास। देखो लिखना, प्रधानमंत्री के निम्नलिखित पावर हैं। पहला, पार्लियामेंट की जब अधिवेशन बहस शुरू होता है तो उसकी अध्यक्षता पहले दिन वही करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बिना परमिशन के आधी रात को भी मिल सकते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री अन्य सभी मंत्रियों को नियुक्ति भी करवाते हैं, उन्हीं का नाम लिस्ट तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री अपने ऑफिस से सारे मंत्रालयों पर नजर रखते हैं। अगर रेल मंत्रालय दे दिया गया है, मान लो शिक्षा मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया शिक्षा मंत्रालय, और अगर वो गलत काम करेंगे तो कौन देखेगा?
प्रधानमंत्री नजर रखेगा ना कि देखो मैंने तुम्हारा नाम दिया था राष्ट्रपति जी को कि तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, अब तुम गलत करोगे तो प्रधानमंत्री उसे हटा देंगे। उनको ये शक्ति है। उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्ति है देश को चलाने की। जब देश कोई युद्ध में शुरू करेगा युद्ध, तो आज्ञा देंगे राष्ट्रपति, लेकिन युद्ध का संचालन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। कौन करेगा युद्ध का संचालन? प्रधानमंत्री संचालन करेंगे और युद्ध का जीत हार का फैसला श्रेय जाएगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को नहीं। फिर जब सेना वापस बुलाई जाएगी युद्ध के बाद, तो वो राष्ट्रपति आदेश देंगे, लेकिन जितने दिन युद्ध हुआ वो युद्ध को संभालेंगे प्रधानमंत्री। अगर युद्ध हार गए तो किसका श्रेय जाएगा? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को नहीं जाएगा। उनको लगेगा कि इसने गलत चलाया। इसके अलावा देश में अगर कोई भी विपत्ति आती है या आपदा आती है तो उसको संभालने की भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश में अगर आपातकालीन की स्थिति आ जाए तो प्रधानमंत्री के पास शक्ति है कि वो कभी भी देश में आपातकालीन लगा सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के पास शक्ति है कि वो सभी राज्यों में राज्यपाल जो भेजते हैं वो राष्ट्रपति भेजते हैं, लेकिन सलाह किसका होता है? प्रधानमंत्री के सलाह से ही सभी राज्यों में राज्यपाल को भेजे जाते हैं। यानी कि सभी राज्यों पर नजर रखना, राज्यपाल भेजना भी प्रधानमंत्री के शक्ति के अंदर आता है। अब आपको हो गया कि प्राइम मिनिस्टर के कितने पावर हैं, कितनी शक्तियां हैं। 6-7 हमने बता दिया है, वो 6-7 आप लिख देना, ठीक है। प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है? शक्ति मतलब पावर। अब है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? तो देखो, लोकतंत्र में सरकार बनने के बाद एक राष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र में एक राष्ट्रपति होते हैं और उस राष्ट्रपति को देश का मुखिया माना जाता है और वो सबसे ऊंचे पद होते हैं। लेकिन याद रखना, लोकतंत्र में राष्ट्रपति तो होते हैं, लेकिन उनका जनता सीधे रूप से उनको नहीं चुनते हैं। उन्हें कौन चुनते हैं? फिर वही बात, जिसे हमने चुना है, जिसे जनता ने चुना, वो लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो हमने किनको चुना है? एमपी और एमएलए को। हमने किसको चुना है? एमपी एमएलए किसको चुनेंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। यह सर्वोच्च पद है, इससे ऊपर कोई कुर्सी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं करा सकते शपथ ग्रहण। मतलब शपथ ग्रहण मतलब उनको कुर्सी पर कौन बिठाएगा? अभी आपके राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उसको आप किसने उनको कुर्सी पर बिठाया होगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाकर सर्वोच्च पद पर में उनको बिठाया जाता है। अब पूछेगा राष्ट्रपति के क्या क्या पावर हैं, क्या क्या शक्ति हैं? तो राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के निम्नलिखित पावर हैं। पहला, प्रेसिडेंट जब तक किसी विधेयक पर साइन नहीं करेगा वो कानून नहीं बन सकता। दूसरा, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कोई भी विधेयक, बिल गलत पास किया गया है तो वो साइन करने से अस्वीकार कर देंगे और कहेंगे इसे बदल के लाओ। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी सजा याफ्ता मुजरिम को भी, फांसी की सजा जिसको दी गई हो उसे भी वो माफ कर सकते हैं अगर चाहे तो। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो राज्यों में अगर कोई भी मुख्यमंत्री गलत करेगा तो उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो जाएगा। जैसे अभी देखिए जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हुआ है, तो वहां पे तो अब तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो गए, लेकिन पिछले साल तक, पिछले 5-6 साल से वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ था, कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ था, तो वहां पर कौन शासन चला रहा था? राष्ट्रपति। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा शासन लागू था? राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होता है? तो अगर कोई मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दिया जाता है धारा 356 के तहत।
किसके तहत? धारा 356 के तहत। और ये सलाह देते हैं लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति वहां पर में सीधे अपना शासन चला देते हैं। राष्ट्रपति तो नहीं जाएंगे, वहां पे राज्यपाल था ना, उसको भेज वो नहीं, वहां तो थे ही राज्यपाल। राज्यपाल के, मुख्यमंत्री को हटा के राज्यपाल के हाथ में सारी शक्ति दे देते हैं और वो चलाओगे। और राज्यपाल को राष्ट्रपति जी जो जो कहेंगे वैसे वैसे ही वो चलेगा। अब मुख्यमंत्री का नहीं चलेगा। जब चुनाव फिर से होगा वहां पर में, अब राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक ही रह सकता है ज्यादा से ज्यादा, और अगर आगे और बढ़ाना है तो उसके लिए बिल पास करना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लागू रखोगे और उसके बाद इलेक्शन कराना पड़ेगा, चुनाव हो जाएगा, फिर से नए प्रधानमंत्री चुनकर आ जाएंगे तो राष्ट्रपति शासन वहां से हट जाएगा। समझ गए राष्ट्रपति के पावर और शक्ति। अब बारी आती है जुडिशियरी की। जुडिशियरी क्या होता है? तो आप तो जानते हो जुडिशियरी को हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं। जुडिशियरी हमारे पास 3 तरह के हैं। कौन कौन से? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम को सर्वोच्च न्यायालय भी, सर्वोच्च कह लो उच्चतम कह लो, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग याद रखोगे जुडिशियरी के कितने लेवल हैं? 3। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले आप मुकदमा लड़ोगे। अगर वहां पर आपको फैसला मिल गया और उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो वहां के जज साहब आपको लिख कर देंगे कि अगर आप मेरे फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर की अदालत में जाइए। अब आप कौन सी अदालत में जाओगे? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय से के फैसले से संतुष्ट नहीं होगे तब आप कहां जाओगे? सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तब कहां जाओगे? प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हो। प्रेसिडेंट चाहे तो आपको वो माफ कर सकते हैं, और वो अगर कहेंगे नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया होगा वो सही होगा, तो आपको क्या करना होगा? उसे मानना पड़ेगा। आप कहीं नहीं जा सकते आप। अब कहीं पर क्या जुडिशियरी होना जरूरी है? हाँ, देखो समाज है, समाज में लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है। अब इसका निपटारा कौन करेगा? सब में असंतुष्टता या फिर सबके सब विचारधारा अलग अलग हो जाते हैं, तो कौन है जो फैसला करेगा? फैसला करेगा जुडिशियरी। इसलिए लोकतंत्र में जुडिशियरी का होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? डेमोक्रेसी में जुडिशियरी का होना जरूरी है। अगर जुडिशियरी डेमोक्रेसी में नहीं होगा तो वो देश, वो डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में असंतुष्टता आ जाएगी, लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, कमजोर लोग सताए जाएंगे, कमजोर लोगों को न्याय की आशा ही नहीं रहेगी, कमजोर लोग सोचेंगे हमें तो कोई भी मार कर खा जाएगा, हम क्या करें। ऐसे में अगर जुडिशियरी होता है तो कमजोर और शक्तिहीन लोगों को आशा रहती है कि अगर किसी शक्तिशाली ने हमें नुकसान पहुंचाया, हमारा शोषण किया, तो कौन हमारी मदद करेगा? जुडिशियरी हमारी मदद करेगा। उनको पूर्णतः आशा होती है। अब जुडिशियरी के क्या क्या काम हैं? जुडिशियरी के निम्नलिखित काम हैं। जब नागरिकों के बीच में मतभेद उत्पन्न करता है होता है तो उसका फैसला करना। जब सरकार और नागरिक में मतभेद लड़ाई होती है तो उसका फैसला करना। जब 2 स्टेट गवर्नमेंट, 2 राज्य के सरकार लड़ जाते हैं, उदाहरण के लिए कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु लड़ जाते हैं हमेशा, तो उसका फैसला कौन करेगा? जुडिशियरी ही करेगा ना, वो सरकार तो नहीं करेंगे, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट लेवल, अगर राज्य के या सरकार के बीच में मान लो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लड़ाई हो गई तो उसको भी निपटारा कौन करेंगे? जुडिशियरी करेंगे। समझ गए? जुडिशियरी के कौन कौन से काम है? 2 नागरिकों के बीच के मतभेद का निपटारा करना, 2 नागरिक और सरकार के बीच के मतभेद का निपटारा करना, इसके बाद 2 राज्य सरकारों के बीच के मतभेद का निपटारा करना, इसके बाद अगर राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का लड़ाई हो जाए उसका भी निपटारा करना। सभी तरह के झगड़ों को निपटारा किया जाता है। हमारे देश में
जुडिशियरी इंडिपेंडेंस है, या क्वेश्चन आएगा ऐसा। क्या हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है फैसला करने के लिए, या फिर उस पर कोई दबाव रहता है? नहीं, हमारे देश में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है किसी भी तरह के फैसला लेने के लिए। तो हमारे देश के जुडिशियरी न्यायपालिका पर किसी का कोई दबाव नहीं चलेगा, न केंद्र सरकार का, न राज्य सरकार का, न राष्ट्रपति का, किसी का कुछ नहीं चल सकता। इसलिए आप आए दिन अपने देश में देखोगे भारत में कि जब भी सरकारें गलत करती हैं तो न्यायपालिका भी अपना संज्ञान लेती है, वो भी फैसला देती हैं बिना सरकार के कुछ कहे। जैसे मणिपुर में कोई अप्रिय घटना हुई, उस पर न्यायपालिका ने बोला था कि या तो सरकार मणिपुर को संभाले, नहीं तो हम संभालेंगे। अगर कोई भी दंगा लड़ाई है तो वो दंगा क्यों नहीं रुक रहा है? हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पर बयान जारी करते हैं। इसके अलावा सभी चीज़ों पर वो संज्ञान ले सकते हैं। जैसे कहीं ट्रैफिक जाम क्यों ना हो जाए, लोगों को चलने में तकलीफ हो, जनता को, और तब भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दो तरह से संज्ञान लेंगे। एक स्वतः संज्ञान, यानी कि सेल्फ वो फैसला सुनाएंगे, या फिर कोई जनहित याचिका दायर किया हो तो आप एक आम पब्लिक हो, आप एक एप्लीकेशन लिख लो और सुप्रीम कोर्ट के बॉक्स में गिरा दो, इसको बोलते हैं जनहित याचिका। उस कागज को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पढ़ेंगे और फिर आपको भी बुलाया जाएगा, और फिर सरकार की गलती होगी तो वो कहेंगे, सरकार को भेजेंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। सरकार को बोलेंगे कि ये जो जनहित याचिका आया है, जनता को प्रॉब्लम है, इसका क्या कारण है, उसको बोलते हैं कारण बताओ नोटिस जारी करना। और अब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, न्यायपालिका को जवाब देना पड़ेगा। कारण बताओ नोटिस जो जारी किए हैं उसका उत्तर देना पड़ेगा सभी सरकार को। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। अभी देखो पटाखे की पे बैन किसने लगाया था? सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है कि पटाखे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण होता है और इससे हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, तो वो कर सकते हैं ये सारे काम। तो ऐसे होता है, जुडिशियरी अपना काम करते हैं, और जुडिशियरी हमारे देश में पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। इस पर किसी का कोई दबाव नहीं पड़ सकता, ये किसी के दबाव में नहीं है। और यही वजह है कि हमारा देश अभी तक आजादी के बाद इसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ किसी तानाशाह का जन्म हुआ है। अब पाकिस्तान को ले लो, वहां की जुडिशियरी जो है ना, वो दबाव में रहती है। वहां के न्यायपालिका, अदालत, जज साहब ही दबाव में है। वो जो मिलिट्री कहेगा वैसा फैसला देते हैं जज साहब। तो देख लो, पाकिस्तान के दो टुकड़े भी हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान में चार तानाशाह का जन्म हुआ है। डिक्टेटरशिप बार बार वहां आ जाता है। क्यों? जिस देश में भी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा, उस देश में डिक्टेटरशिप आएगा, देश के टुकड़े होंगे। इसीलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना जरूरी है, ताकि वो निष्पक्ष फैसला दे और लोग संतुष्ट हो जाएं, लोकतंत्र में विश्वास करें और लोकतंत्र सदा सदा चलती रहे। तो ये था क्लास 9 वालों आपका चैप्टर नंबर 5 सिविक्स का, और चैप्टर का नाम था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के कामकाज। आप लोगों को कैसा लगा? ऑनलाइन के बच्चे बताना, कमेंट करना, लाइक करना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।